हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 5 है एसिड्स बेसिज एंड सॉल्ट्स ये पढ़ेंगे। तो इसमें हमने पहले एक्टिविटी 5.4 तक पढ़ लिया था और ये वाली टेबल भी हमने भर ली थी कि एसिड्स का लिटमस पेपर पर क्या इफ़ेक्ट होता है, टर्मरिक पेपर पर क्या इफ़ेक्ट होता है और चाइना रोज सॉल्यूशन में एसिड्स का क्या इफ़ेक्ट होता है और बेसिज का क्या इफ़ेक्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशंस का क्या कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ तक हमने पहले वीडियोज़ में कर लिया था और अब हम आगे करते हैं पेज नंबर 54 पर। ये है एसिड रेन। तो एसिड रेन के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। एसिड रेन क्या होती है, तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है और आप आराम से बता भी सकते हो कि एसिड रेन क्या होती है। वह रेन जिसमें एसिड्स होते हैं उसे एसिड रेन बोला जाता है। तो आपने एसिड रेन के बारे में जो डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी सुना होगा कि मार्बल को काट देती है और कैल्शियम कार्बोनेट की जो भी चीज़ें होती हैं उनको ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। इस तरह से बहुत सारे इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हम इसमें पढ़ लेते हैं। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? एसिड रेन के बारे में आप फैमिलियर हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन के डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको पता है, इनके बुरे प्रभावों के बारे में या जो इनसे नुकसान होते हैं, किससे एसिड रेन से जो नुकसान होते हैं उनके बारे में क्या आपको पता है, क्या आपने सुना है? एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे कि इसका नाम से ही पता लगता है कि वह रेन, एसिड रेन क्या होती है? वह रेन जिसमें एक्सेस ऑफ एसिड्स होते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एसिड्स होते हैं, उसे एसिड रेन बोला जाता है। वे डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? और ये एसिड्स आए कहाँ से हैं, कहाँ से आ जाते हैं ये एसिड्स जो कि रेन में मिक्स हो जाते हैं? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू एयर एज पोल्यूटेंट्स। कि भाई रेन तो गिरती रहती है, ऐसे ही बारिश आती है तो उसमें एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो और सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेज जो कि एयर में होती हैं, ये तीनों जो बारिश का पानी होता है उसके अंदर ये मिक्स हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती है, उसके अंदर ये घुल जाती हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ घुलता है, बारिश का जो पानी होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें घुलता है तो कार्बनिक एसिड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस घुलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रेन के साथ डिजोल्व हो जाती, घुल जाती है तो नाइट्रिक एसिड बनते हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये सभी जब रेन की ड्रॉप्स के साथ, मतलब बारिश की जो बूंदें होती हैं उनके साथ जब ये डिजोल्व होती हैं, उनके साथ घुलती हैं तो एक तो कार्बनिक एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। और ये जो तीनों ही एसिड्स हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो एसिड रेन होती है उससे बिल्डिंग्स को भी नुकसान होता है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकती हैं और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो मार्बल के बने होते हैं उनको भी ये डैमेज कर देती हैं और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी ये नुकसानदायक होती है। तो एसिड रेन से हम कैसे बच सकते हैं कि हम पोल्यूशन कम करें, इन पोल्यूटेंट्स को हम एयर में कम करें, तभी एसिड रेन को कम किया जा सकता है। भाई रेन तो काफ़ी ज़रूरी है, रेन को हम ख़त्म थोड़ी करना चाहेंगे, रेन तो बारिश तो आती रहनी चाहिए क्योंकि वो प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, लेकिन उसमें ये एसिड नहीं घुलने चाहिए। और ये एसिड घुलना कब बंद करेंगे? जब एसिड बनेंगे ही नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना बने, यानी एयर पोल्यूशन ना हो, तो इस एसिड रेन के नुकसानों से बचा जा सकता है। तो यहाँ तक एसिड रेन आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिज बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था क्योंकि हमने पहले एसिड्स बेसिज का यूज़ किया था और
ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं, इसलिए जब भी इनका यूज़ किया जाए इनको केयरफुली यूज़ किया जाना चाहिए। एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं वो अगर कहीं पर गिर जाए तो वहाँ से उस चीज़ को काट देते हैं। अगर स्किन पे गिर जाए तो स्किन जल जाती है, पत्थर पर गिर जाए तो पत्थर कट सकता है, किसी कपड़े पर गिर जाए तो कपड़ा भी जल जाएगा। तो ये काफ़ी कोरोसिव नेचर होते हैं और इरिटेटिंग होते हैं। कई बार HCl के साथ या किसी एसिड के साथ काम करते करते स्किन पर खुजली भी होने लग जाती है और ये स्किन के लिए हार्मफुल होता है। तो इनके साथ जब भी कुछ काम किया जाता है, लेबोरेटरी में इनका यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए काफ़ी केयरिंग रहना चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है ये पहले वाले टॉपिक में आ चुका है। अब हम न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रलाइजेशन भाई होता क्या है? तो हमने पहले पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं, कुछ होते हैं न्यूट्रल। एसिड्स जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन न्यूट्रल जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब ना तो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। वी हैव लर्नड दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। लेकिन जब एसिड और बेस को आपस में मिक्स करते हैं तब क्या होता है? मान लीजिए हम किसी ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालते हैं, मान लीजिए ये हम ले लेते हैं एक ब्लू लिटमस पेपर, और इस ब्लू लिटमस पेपर पर अगर एसिड डालते हैं तो एसिड डालने से ये रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम रेड लिटमस पेपर, ये रेड है, रेड पर अगर हम बेस डालेंगे तो वो ब्लू हो जाता है। इसके अंदर ये जो बेस है, बेस और अगर एसिड को हम आपस में मिक्स कर दें तो एसिड बेस की इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है और बेस एसिड के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देता है। अगर ये मान लीजिए हमने ले लिया इसमें एसिड और इसके अंदर अगर हम बेस और डाल दें तो ये दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे और जो ये सॉल्यूशन बनेगा, इन दोनों के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, ना तो एसिड और ना ही बेस, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर अब आते हैं हम, वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार इज कॉल्ड फिनोफ्थलीन। हमने इससे पहले सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर्स का ही यूज़ किया था। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से थे? एक तो टर्मरिक, दूसरा था चाइना रोज की लीव्स, और तीसरा जो था वो था हमारा लिटमस। ये तीनों हमने यूज़ किए हैं। अब हम जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं फिनोफ्थलीन। तो ये जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है ये मैन मेड इंडिकेटर है, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये मैन मेड इंडिकेटर है ये वाला। और ये तीनों जो हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, मतलब ये हमें नेचर से मिलते हैं, लेकिन फिनोफ्थलीन मैन मेड इंडिकेटर है। ये एक्टिविटी 5.5 है। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। नोट डाउन इट्स कलर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, कलरलेस होता है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो। और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन का भी कलर कुछ भी नहीं होता, वो भी कलरलेस होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा कलर होता है ये भी, फिनोफ्थलीन का भी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कलरलेस होता है और फिनोफ्थलीन भी कलरलेस होता है। अब ऐड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। अब एसिड के अंदर अगर हम इसकी फिनोफ्थलीन की ड्रॉप डाल देंगे तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब फिनोफ्थलीन के साथ एसिड डाला जाता है तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फिनोफ्थलीन प्लस एसिड, तो इसमें नो चेंज आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब जो सॉल्यूशन होगा इन दोनों के, ये भी कलरलेस है और एसिड भी कलरलेस है HCl, तो जो सॉल्यूशन होगा जो उसमें भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो भी कलरलेस ही रहेगा। तो ये ध्यान रखना, फिनोफ्थलीन के साथ जब एसिड्स डालते हैं तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ऐड टू एसिडिक सॉल्यूशन
अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय ड्रॉपर। अब इस सॉल्यूशन में जो हमें ये सॉल्यूशन मिला है, इन दोनों को मिलाने से जो हमें सॉल्यूशन मिला है, उसके अंदर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो फिर क्या चेंज आएगा। अभी तक तो ये कलरलेस है, तो उसमें क्या चेंज आएगा, जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो ये पिंक होना शुरू हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा पिंक के सही इसमें पिंक होना शुरू हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फिनोफ्थलीन के साथ बेस को डाला जाता है तो पिंक कलर देता है। फिनोफ्थलीन प्लस बेस तो ये देता है पिंक कलर। एसिड्स के साथ कोई कलर नहीं, कलरलेस होता है, और बेस को मिलाया जाता है फिनोफ्थलीन के साथ तो पिंक कलर देता है। स्टायर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टायरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। जैसे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदे डालते रहेंगे, पिंक कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, मतलब पिंक कलर हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा हम ड्रॉप्स डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तो ज़्यादा पिंक कलर दिखने लग जाएगा। नाउ ऐड 1 और मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे। जैसे इसके अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदें डालेंगे, इसके अंदर अगर HCl की ड्रॉप्स डालेंगे तो ये जो पिंक कलर है ये फेड होना शुरू हो जाएगा। फेड होना क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था एसिड्स और बेसिज एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं। तो इसमें जो बेस के कारण पिंक कलर आया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पिंक कलर को फेड कर देगा, क्योंकि ये बेस के कारण आया है ये पिंक कलर। और इसमें अगर एसिड डालेंगे तो उसके बेस के इफ़ेक्ट को वो ख़त्म कर देगा और ये कलर जो है ये फेड हो जाएगा। और हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदें डालते रहेंगे तो हम देखेंगे कि ये पिंक कलर बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इसका मतलब एसिड ने बेस के इफ़ेक्ट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, तो फिर दोबारा से ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। सॉल्यूशन दोबारा कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की दोबारा से बूंद डालेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कलर में कुछ चेंज आया है। द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक। अगर इसमें देखिए जो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है, अगर उसमें एसिड ज़्यादा होगा तो वो कलरलेस रहेगा, अगर उसमें बेस ज़्यादा होएगा तो वो पिंक हो जाएगा, क्योंकि बेस तो उसको पिंक कर देते हैं और एसिड्स उसको कलरलेस कर देते हैं। और अगर एसिड और बेस बराबर होंगे तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देंगे। तो फिनोफ्थलीन पहले कैसा था, कलरलेस था, तो वो कलरलेस ही रहेगा। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन अ सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, और अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो वो कलरलेस रहता है। यहाँ पर ये नोट कर लेंगे ये वाला पार्ट कि जब सॉल्यूशन बेसिक है तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर देता है, और जब सॉल्यूशन एसिडिक है तो ये जो फिनोफ्थलीन वो कलरलेस ही रहता है। तो यहाँ से हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमने पहले लिख दिया था कि फिनोफ्थलीन के साथ अगर एसिड मिलाएंगे तो वो कलरलेस ही रहता है, ये हमने पहले लिख दिया था। अब फिनोफ्थलीन के साथ प्लस बेस मिलाएंगे तो कैसा कलर आता है, पिंक कलर। और अगर इसमें फिर दोबारा हम एसिड डालेंगे तो ये पिंक कलर गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और ये है, इसके बाद आ जाते हैं व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेसिक सॉल्यूशन। जब एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है, देन बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एसिड और बेसिज एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और जो सॉल्यूशन बनता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। नो एसिड और नो बेस, वो सॉल्ट बनता है, ना तो एसिड होता है और ना ही ये बेस होता है, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सूटेबल अमाउंट्स, अगर सूटेबल मतलब सही अमाउंट में अगर मिलाए जाएं एक दूसरे, मतलब एसिड और बेस अगर सही क्वांटिटी में मिलाए जाएं, सही अमाउंट में मिलाए जाएं, बोथ एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस
आर डेस्ट्रॉयड। तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। अगर ज़्यादा हैवी बेस है तो उसके साथ अगर हैवी एसिड मिलाया जाए तो उस बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। अगर लाइट एसिड लेंगे हम और हैवी बेस लेंगे तो थोड़ी उसके इफेक्ट को एसिड ख़त्म कर पाएगा। तो सूटेबल अमाउंट में, मतलब जितना अगर हैवी एसिड लेंगे तो हैवी बेस ही उसके इफेक्ट को ख़त्म करेगा, और अगर हैवी बेस लेंगे तो हैवी एसिड ही उसके इफेक्ट को ख़त्म करेगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और जो सॉल्यूशन बनेगा वो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, वो उनका सॉल्ट बनेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। और जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसमें हीट ज़रूर ही प्रोड्यूस होती है, इवोल्व होती है, हमेशा हीट उसमें निकलती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा ही हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इवोल्व होती है। जब हम किसी भी बीकर में एसिड डालेंगे और इसमें बेस डालेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा ये गर्म हो जाएगा, मतलब ये गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हीट इवोल्व होती है। इस जब एसिड और बेसिस को मिलाया जाता है तो उसमें से हीट निकलती है और हीट के कारण ये सॉल्यूशन ये गर्म हो जाता है। तो हमेशा ही ये याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा ही ऑलवेज हीट प्रोड्यूस होती है। द इवोल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और इस हीट के कारण जो ये जो है सॉल्यूशन है या जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है जो कि सॉल्ट होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है, यह था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। सॉल्ट में बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। तो जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो अब आप ये कहेंगे कि पहले तो ये बताया था कि ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो तो न्यूट्रल होता है। तो अगर हम एसिड और बेस को मिलाएंगे, अगर एसिड ज़्यादा होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा और बेस ज़्यादा होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ से ये समझेंगे द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। और सॉल्ट और वाटर इसमें बनते हैं, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, और उसके साथ हीट भी इवॉल्व होती है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब ये रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो क्या बना है? सोडियम क्लोराइड बना है और वाटर बना है। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट है। वो जो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, वो जो ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है किसमें? लाइम वाटर में। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। तो जो मिक्सचर बना है वो हॉट होगा या कूल होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, देखिए वो एसिड है, लाइम वाटर बेस है, तो जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो हॉट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। इसका समझ में आ गया कि सॉल्ट में भी एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अगर सॉल्ट में एसिड हैवी डाला है तो एसिडिक बनेगा, और बेस अगर हैवी डाले तो बेसिक बनेगा। अगर एसिड और बेस सही अमाउंट में डाले हैं तो वो न्यूट्रल बनेगा। तो यहाँ पर आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि कैसे एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, और फिनोप्थिलीन पर एसिड्स का क्या इफेक्ट होता है, बेसिस का क्या इफेक्ट होता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट इवोल्व होती है, तो इसमें हीट इवोल्व होती है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें जो थर्मो है, थर्मो का मतलब हीट होता है, और एक्सो मतलब हीट निकलना, एक्सो का मतलब निकलना, तो ये बन गया एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट इवोल्व होती है, हीट निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी कुछ समझ आ जाए। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।